ईवीएम मशीन खराब हो गई तो बहुत ब्रॉड मोटोन के पास कुछ ईवीएम मशीन 20-25 की संख्या में हमने कहा कि इसके वीवीपैट जो है उसको आपको गिनती करनी पड़ेगी। आप यकीन करिए और गर्व करिए अपने नेता पर और बहुजन समाज पर कि जब हमने मशीन को खोला इसमें 750-800 वोट थे, उसमें 97% वोट हमारा था। 97% वोट, अगर 700 वोट है 730 वोट हमारा था। अब सोचिए अगर वीवीपैट चुनाव हो जाता पूरा का पूरा गिनती कर लेते कम से कम 3 लाख मतों जीते। उसके बाद भी हमने तकरीबन वहां पर 1.5 लाख से ऊपर मतों से अपनी विजय निकाली, वहां पर विजय में हम शामिल हुए। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस पार्टी को आप यहाँ ढो रहे हैं, जिस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यहाँ पर आरजेडी है, बीजेपी को तो यहाँ के लोग मुझे लगता नहीं था कि दलित समाज वोट देते होंगे, जो जागरूक है वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। ये पूरा चुनाव जो हुआ अभी था, आपने उसको अगर रीड किया पूरा चुनाव संविधान के ऊपर हुआ, संविधान की ताकत के ऊपर हुआ। और राहुल गांधी जैसे लोग जिनसे आपको सवाल करना चाहिए कि आप जो संविधान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गुजरात में दंगों की न्याय वहां लोग न्याय क्यों नहीं दिया? जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत, जोहार। न हम सफर से निकलेगा, न शशि से निकलेगा, हमारे गाँव का घर नहीं से निकलेगा। साथियों, अभी आपने हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सुना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो मंच में बैठे लोग हैं तो फिर से रिकॉर्ड कर उनको बुलाऊं। सम्मान आप सभी लोगों का, सम्मान उन लोगों का जो लोग आज सुबह से यहाँ पर जमे हैं, सम्मान सारे लोगों का जो पिछले 7 से 8 दिनों में यहाँ पर इतने लोगों को लाने में सफल हुए। साथियों, चर्चा नगीना की हो रही थी, चर्चा जीत की हो रही है और हमने जो सितारे को चमकाया, उस सितारे ने जब पार्लियामेंट में अपनी आवाज को बुलंद किया तो पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को ऐसा लगा कि इस देश में कोई शेर है जो दहाड़ना शुरू किया। जब नगीना में हम लोग गए, नगीना की बात इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नगीना में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को जिता के भेजा और पिछले 1 दशक से भीम आर्मी जिस तरह से मेहनत कर रही थी, पिछले 1 दशक से जिस तरह से आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके इत्तेहाद की, भाईचारे की कोशिश की जा रही थी, उसका जीता जागता सबूत नगीना ने देखा। जब हम नगीना गए, जब हमने नगीना में अपना आंदोलन शुरू किया, वो दिन था 9 अक्टूबर का और 9 अक्टूबर में हमने संविधान बचाने के लिए एक वहां सभा रखी। इसमें चंद्रशेखर आजाद साहब और इस देश के मुसलमानों के सबसे जहियत डाली हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब उपस्थित थे। इन 2 शख्स थे वहां पर लोगों को ये बताने में वो सफल रहे कि अगर इस देश के दलित मुसलमान, इस देश के पिछड़े आदिवासी मिल जाते हैं तो हम यकीनन इस देश के शासक बन सकते हैं। उसी चीज को, जिस चीज को 1963 में फैसल फरीदी साहब ने लखनऊ से आवाज लगाई और उसी बात को उन्हीं की पदचिन्हों पर चलते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वे समझने की कोशिश करिए कि आपने जिन लोगों को वोट दिया, यहाँ पर मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आदिवासी समाज के हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं और दलित समाज के लोग हैं। नगीना में हमें सिर्फ दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, बल्कि चौहान समाज ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने वहां पर वोट दिया। लोगों ने इसलिए वोट दिया, उनको ये बात का एहसास था कि अगर चंद्रशेखर की आवाज दबा दी जाती है तो मजलूमों की आवाज दबा दी जाएगी। इस देश में सारे मजलूम लोग एक तरफ खड़े हो चुके हैं। अगर आपको इस बात का एहसास है, अगर आपने इस बात को महसूस किया है कि इस देश में तकरीबन 90% लोग एक तरफ खड़े हैं और 10% लोग इस देश को लूटने का, खसोटने का काम कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? 90 लोग अगर यहाँ बैठे हैं और 10 लोग उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 90 लोगों के अंदर जागृति की कमी है। ये जागृति क्यों कम है? इसलिए कम है कि हमारे लोगों के पास संसाधन की कमी है। हमारे लोग कामगार है, मजदूर है, किसान है, तो हमारे लोगों के अंदर ये एहसास नहीं हो पाता कि हम शासक बन सकते हैं। मान्यवर काशीराम जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, फैसल फरीदी जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, इन सब लोगों ने इस देश के बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया और उन्हें ये कहा कि 90 भाग हमारा इस देश में है, 85% लोग इस देश के मूल निवासी हैं। वो मूल निवासी जो है, इस शब्द को समझने की जरूरत है। इस देश में जो यहाँ पर जो मुसलमान बैठे हैं, या जो दलित बैठे हैं, जो आदिवासी या पिछड़े भाई बैठे हैं, या जो तमीरी जाति के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सबको समझने की जरूरत है कि मूल निवासी हम कैसे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में शासक जाति है, वो इस देश को लूटने का काम कई हजार सालों से कर रहे हैं। मुसलमान जो अपने छाती आज पीट रहे हैं पिछले 50 सालों, 70 सालों से, उनको मैं एक सवाल करता हूं उनसे कि आपने इस देश के मजलूम तबकों को जोड़ने का काम किया। लोग दुहाई देते हैं कि आरएसएस ने इस देश में 100 सालों में इतनी बड़ी जमात रेडी कर ली।
आपने देखा कि जब हमारे लोग मंच में भाषण दे रहे थे, मेरी बात थोड़ी बुरा लगेगी, लेकिन आपको ये हजम करना पड़ेगा। जब हमारे लोग मंच में भाषण दे रहे थे, जो लोग बहुत दूर से चल के आए, तो आपने देखा कि कुछ कई लोग खाने की तरफ रवाना हो गए और खाना खाने लगे और मंच गया। तो सवाल तो मंच में बैठे लोगों से था कि इन लोगों को आपने यहाँ बैठाया कैसे, जो लोग मन से खाते हुए खाना खाने चले गए। आज हमारा यहाँ पर कैडर प्रशिक्षण था। आज हम ये बताने यहाँ पर आए थे कि कैडराइज कैसे किया जाए। कैडराइज कौन शख्स होता है? कैडराइज वो होता है जो डिसिप्लिन होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सज्जाद दुमानी साहब, हज़रत मौलाना सज्जाद दुमानी साहब 2019 में एक दौरे में थे और वो आरएसएस के जो शाखा वहां पर है वहां पर गए। उनका जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां पर गए। तो वो घूम रहे थे तो उन्होंने एक शख्स से मुलाकात उनकी हुई। वो निक्कर पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट पहने थे और वो किचन में बर्तन को साफ कर रहे थे। तो हजरत ने उनसे पूछा कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप सिवाय चंद्रचूड़ हैं। सिवाय चंद्रचूड़ साहब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो समाज, शासक जाति अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए, स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक चीफ जस्टिस किचन में दूसरे लोगों की झूठे बर्तन को मान सकता है, उसको सफाई कर सकता है कि हमारे लोग 3 घंटा बैठ के हमारे लोगों की बात को नहीं सुन सकते। ये कैडरेशन की कमी हमारे समाज में। जब कोई समाज तरक्की याफ्ता होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है, उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है कि उसके लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, उनके पास एक विचारधारा होती है, उनके पास जागृति होती है, तमन्ना होती है कि हम आने वाले वक्त में इस देश में कुछ कर सकते हैं। जो लोग भी कामयाब उनकी, अगर आप उनकी पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तो कामयाब इसलिए थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत किया, मशक्कत किया, डिसिप्लिन रहे, पाबंद रहे वक्त पे। मैं भीम आर्मी के लोगों से और यहाँ जो लोग मस्जिद लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने समाज को जगाने की कोशिश करिए। आने वाला वक्त यकीनी तौर पर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए जो जद्दोजहद हो रही है इस देश में, इन सारे समाज को 90% लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में आप इस देश में सांस नहीं ले पाएंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली की सड़कों पर, जब हम वहां पर नगीना में थे, दिल्ली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के वक्त में मुसलमानों की, देश में पहली बार हुआ कि मुसलमानों को सजदे की हालत में मारा गया। तो मैं उन मुसलमानों से सवाल कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, जो गरीब मुसलमान बैठे हैं, सवाल उनसे है कि किसने आपकी आवाज उठाई? राहुल गांधी बोले, लालू प्रसाद यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, ममता बनर्जी बोली, अखिलेश यादव बोले? किसने बोला? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रार्थना में प्रहार सही नहीं। इतना ट्वीट, 15 से 10 लफ्जों का ट्वीट, प्रार्थना में प्रहार सही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकाया उन लोगों को जिन लोगों ने वहां पर मुसलमानों को मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर इस देश के मुसलमानों पर अगर आना चाहें तो हम खून बहा देंगे इस देश में। ये जज्बा आप समझने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि इस देश में आपके साथ कौन खड़ा है साहब। जो आपके साथ खड़ा है उनके साथ आप खड़े नहीं होंगे तो फिर जो लोग मुसलमान हैं, जो आखिरत पे यकीन करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो आप मर के जाएंगे अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। हमने सिर्फ इस बात को एस्टैब्लिश किया नगीना में। हमने नगीना में इन लोगों को बताया कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जहाँ नगीना में जहाँ 72% दलित और मुसलमान हैं और वहाँ पर 14% हमारे पिछले समाज के लोग हैं, तो यहाँ पर कोई और कैसे जीत सकता है? यकीनी तौर पर रिजर्व सीट थी वो। वहां पर 3 बात की मुमताज साहब से बता रहे थे कि वहां के विधायक जो लड़ रहे थे हमारे विरोध में, ओम कुमार जी, वो भी दलित समाज से थे। वहां पर एक जज साहब लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी दलित समाज के थे। हमारी टीम भी दलित समाज की थी, लेकिन मुसलमानों का प्रतिशत 52% था, 52% था और आदिवासी दलित समाज, आदिवासी बहुत थोड़े से, दलित समाज 22% था और तकरीबन 11-12% पिछले समाज के लोग थे, सैनी थे, प्रजापति थे, गुज्जर थे और जाट थे। इन सारे लोगों ने समर्थन किया। लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है जब दिसंबर में हम लोग वहां पर गए दोबारा और हमने वहां पर जब जाके देखा कि वहां के लोग सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया लाइन से आप आते हैं, अगर आप ये इंडिया लाइन से आप आते हैं तो हम यकीनी तौर पर चंद्रशेखर साहब को संसद पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप इंडिया लाइन से नहीं आते हैं तो यकीनी तौर पर आप जीत नहीं पाएंगे। वहां के पत्रकार महोदय इस बात की कोशिश में थे, मशगूल थे, वो लोग व्यस्त थे कि चंद्रशेखर आजाद से हम कितने कम वोट आ रहे हैं, वो कितने मार्जिन से हार रहे हैं। ये बात दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चली। जब हम लोगों ने मेहनत करना शुरू किया तो हमने वहाँ के नौजवानों की आंखों में, वहाँ के दलित पसमानदा लोगों की आंखों में, वहाँ के मुसलमानों की आंखों में और हमारे
जो बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की सबसे ज्यादा जो वोट मोबिलाइज हुआ वो आप लोगों से वोट मोबिलाइज हुआ। वहाँ की जो हमारे सम्मानित महिलाएं बैठी हैं, जो यहाँ बैठे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने दुआएं की। हम कहते थे धुआं करते थे, हमारे पास संसाधन नहीं था। मुमताज भाई बता रहे थे आपने 25 करोड़ रुपए शायद लोगों ने खर्च किया। जहां तक मेरे पास इनपुट है वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ, सिर्फ 2 पार्टी ने खर्च किया। और हम लोगों ने लिमिट हमारी होती है 96 लाख की लिमिट होती है, हमने उससे बहुत कम खर्च करके चुनाव को जीता। क्यों चुनाव जीत पाए हम? जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में चुनाव सिर्फ गवर्नमेंट ग्रामीण जीता जा सकता है, उनको हमने तमाचा मारने का काम किया। हमने चुनाव कैसे जीता, आपने सोचा इस बात को? हमने उसमें एक रैली की। मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जिस चीजों को हमने वो महसूस किया। हमने सिर्फ एक रैली की, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस में एक रैली काशीराम साहब की जयंती थी। उस रैली में हमने 15 लाख रुपए खर्च हो गए। हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं था दोस्तों, 15 लाख हमारे पास में नहीं था कि हम उस पैसे को दे सकते टेंट वाले को। तो हमने लोगों से भीख मांगना शुरू किया। हमने लोगों से कहा कि हमें पैसे की जरूरत है, अगर आप पैसा देंगे हमें तो यकीनी तौर पर हम अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। उस वक्त वहाँ के मुसलमानों ने, दलितों ने, जिनके पास 100, 200, 500, 1000 रुपए था, सब लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट किया उसी मैदान में। और हमने तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जमा किया उस प्रोग्राम में। और उसके बाद हमने उसका पैसा किया। अब सोचिए कि कितनी पीड़ा होती है जब आपके पास पैसे नहीं होते और आपके सामने एक बड़ा महल और बड़ी तामीर खड़ी होती है जिनको आपको गिराना होता है। कितने दर्द को हमने साहब, हमें गिनती करती गालियां दी, हमारे ऊपर FIR किए गए। जब हमने ईद के मौके पर वहां पर एक पर्चा निकाला था, मैंने एक पर्चा लिखा था ईद के मौके पर, तो वहां का CO जो वहां का थाना इंचार्ज होता है, जब उसने देखा कि उर्दू का पर्चा लिखा हुआ है, उसने कहा कि ये आतंकवादी दस्तावेज। उसने कहा कि आतंकवादी दस्तावेज, इस तरह का माहौल वहां पर था। हमने पूरे रुख को बदल दिया। सज्जाद नमानी साहब की उनके रहमतों और उनकी बरकतों का असर, उनकी दुआओं का असर, और 10 साल 1 दशक से भी आदमी की जद्दोजहद, उनको मिसाली जद्दोजहद जिसने पूरे देश के इंकलाब को देखा। मैं आपको बताऊं, जब गिनती जिस दिन हो रही थी वहां पर, तो जितने लोग गिनती में बैठे हुए थे, जो लोग ईवीएम की सुरक्षा में रहे। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जब चुनाव खत्म हुआ हमारा, तो लोगों में ये डर था, और भाई ने भी ये बात लोगों को कहा था कि जिनके डंडा और झंडा मजबूत होता है उनकी ईवीएम चोरी नहीं हो सकती, उनकी वोटों में चोरी नहीं हो सकती। तो वहां पर हमारे लोग ने 19 को चुनाव खत्म हुआ, 19 तारीख की शाम से हमारे लोग 100 की संख्या में बैठा करते थे वहां पर। हर दिन 100 लोग बैठते थे सुबह शाम करके। उनका एक ड्यूटी लगाई थी हम लोगों ने, और उन लोगों ने तकरीबन 46 से 47 दिन वहां वक्त दिया। सोचिए इस कुर्बानी को, इतनी बड़ी कुर्बानी पूरे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास और कैडर नहीं थी। तो 40 से 45 दिन कई वहां पर हमारे लोग हैं जो लोग 1.5 साल तक वहीं जमे हुए थे। मैं तो सिर्फ 4 महीने रहा, बल्कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग अनसंग हीरोज वहां पर, जिनको आप नहीं जानते, उन लोगों ने 1.5 साल के अपने जिंदगी का वक्त दे दिया। क्या उनके बच्चे नहीं है घर पे? क्या उनकी कुर्बानियां नहीं? आपको समझना पड़ेगा, जो समाज कुर्बानी देता है वही समाज शासक बनता है, जो समाज शासक बनता है वही समाज अपने उसूलों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि हम शासक बन सकते हैं। काशीराम कहा करते थे, साहब काशीराम कहा करते थे, जो अपनी दीवारों में लिख दो हम इस देश के शासक हैं। लेकिन क्या हमने ये फैसला किया कि हम शासक बन सकते हैं? इस देश के मुसलमान पिछले 70 सालों से मजबूर हैं। इस देश के आदिवासी दलित पिछले 1.5 से 2,000 सालों से मजबूर हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मजलूमों को इत्तेहाद जब तक हम कायम नहीं करेंगे, हम न कोई चुनाव जीत सकते हैं, न कोई समाज का निर्माण कर सकते हैं, न कोई आंदोलन चला सकते हैं। जिस दिन वहां वोटिंग हो रहा था, जैसे मुमताज भाई ने कहा था, वोटिंग के वक्त हम कभी पीछे ही नहीं हुए, हम पीछे ही नहीं हुए। और मैं एक और चौंकाने वाली बात बताता हूँ, वहां पर कुछ ईवीएम मशीन खराब हो गई, क्योंकि मैं वहां जिम्मेदार था, मैंने बहुत खरीद चीजों को देखा। ईवीएम मशीन में खराब हो गई, तो बहुत प्रौढ़ मटोल के पास कुछ ईवीएम मशीन 20-25 की संख्या में, हमने कहा कि इस पे वीवीपैट जो है उसको आपको गिनती करनी पड़ेगी। आप यकीन करिए और गर्व करिए अपने नेता पर और बहुजन समाज पर, कि जब हमने मशीन को खोला, इसमें 750-800 वोट थे, उसमें 97% वोट हमारा था। उसमें 97% वोट, अगर 700 वोट है, 730 वोट हमारा था उसमें। अब सोचिए अगर वीवीपैट से चुनाव हो जाता, पूरा का पूरा गिनती कर लेते, कम से कम 3 लाख मतों जीत रहे। उसके बाद भी हमने तकरीबन वहां पर 1.5 लाख से ऊपर मतों से अपनी विजय निकाली, वहां पर विजय में हम शामिल हुए। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस पार्टी को आप यहाँ ढो रहे हैं, जिस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यहाँ पर RJD है, बीजेपी को तो यहाँ के लोग, मुझे लगता नहीं कि यहाँ के दलित समाज वोट देते होंगे, जो जागरूक है वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। ये पूरा चुनाव जो हुआ अभी का, आपने उसको अगर रीड किया, पूरा चुनाव संविधान के ऊपर हुआ, संविधान की ताकत के ऊपर हुआ। और राहुल गांधी जैसे लोग
जिनसे आपको सवाल करना चाहिए कि आप जो संविधान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गुजरात में दंगों के न्याय, वहां के लोगों को न्याय क्यों नहीं दिया? जकिया जाफरी को न्याय क्यों नहीं दिया आपने? मुजफ्फरनगर दंगे में जो लोग मारे गए उनको न्याय क्यों नहीं दिया आपने? दलित समाज के जिन लोगों का अत्याचार पर था उनको न्याय क्यों नहीं दिया आपने? तो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उनसे सवाल करना सीखिए आप। और राहुल गांधी ने भाई एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की बात की, जिस बात को हम आराम करते हैं, हमारे उसको एजेंडा को चुरा कर उसने चुनाव को जीता, लेकिन हमारा समाज इस तरह से बेहिस हो चुका है, इस तरह से सोया हुआ है, उनकी चीजें समझ भी नहीं आ रही। मैं बाकी आपके यहाँ पर विश्रामपुर, बगल में गढ़वा आपके हैं, विश्रामपुर, भवनाथपुर, गढ़वा और ये डाल्टनगंज, जहाँ पे हमने फैसला किया मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो 70 से 80% जो वोट है, पूरा का पूरा वोट एक समाज का वोट है, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। उसके बावजूद भी दुबे जी आरटीटी पार्टी की क्यों जीत रहे हैं? क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे अंदर जागृति की कमी है। कारण ये है कि हमारे लोग कैडराइज नहीं, इसीलिए हम कैडर प्रशिक्षण के लिए हमारे लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम व्यस्त हो गया, काफी देर हो गया हम लोग, उसके लिए हम समझ आते हैं लोगों से। लेकिन अगर आप प्रशिक्षित हो जाएंगे और घर घर से निकल कर आपके अंदर ये जज्बा हो कि मेरा नेता बहुजन समाज का नेता अगर जब असेंबली में बोलेगा तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब आपके पास नेता यहाँ पर आए, जब आपके पास विधायक आए, जब यहाँ मंत्री आए आपके पास, जो सांसद बने वो जो आपके पास में आए, तो उनसे बोले कि साहब आपने पिछले 10 सालों में हमारे समाज के मसाइल को हल करने के लिए असेंबली में और पार्लियामेंट में कितनी बार आवाज उठाई? आप बीडी राम साहब से पूछिए, आप यहाँ के विधायक से पूछिए। शशि भूषण नेता के कुछ दिन पहले जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, टोपी लगाया करते थे, मुसलमानों घर में जाया करते थे, अवतार के निजाम बनाया करते थे, और मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी को उन्होंने मारने की बात नहीं की। इस तरह से नफरत कहाँ से लोगों के दिल में आ जाती है? ये हालत दलित समाज का भी है। तो पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है दलितों और मुसलमानों के विरोध में। अगर हम आप नहीं जागे, हमने ये नहीं समझा कि इस देश में दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े हम सब एक हैं, हम इस देश के बहुजन समाज है। और बहुजन समाज मुसलमान ये समझता है कि बहुजन समाज जो है वो किसी दलित ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी दलित समाज का नाम है। बहुजन के मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुसंख्यक लोग रहते हैं। मुसलमानों को हमारी पार्टी में कोई अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, हम लोगों ने अल्पसंख्यक कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं उनको ये बात पर यकीन होना चाहिए कि आप 25 करोड़ 30 करोड़ जो क्लेम करते हैं तो आप अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं साहब? आप तो बहुसंख्यक हैं। जो इस समाज में यहाँ पर जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जो वैश्य है, वो अल्पसंख्यक है, उनको आप बहुसंख्यक बना दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जागृति की कमी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने मजबूती के साथ और एक साथ होकर और मुनज़्ज़म अंदाज में, वेल कन्फाइंड जोन में, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में हम लोग वोटिंग पैटर्न को चुना, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया आपको कि आपको एक वोट निकालना पड़ेगा। यहाँ जो अगर 200, 500, 1000 लोग बैठे हैं, हम ये अहद कर ले कि आने वाले वक्त में हम इस जगह से 4 से 5 विधायक देंगे, तो जो आप सब कुछ कर सकते हैं, हम खेत जोत सकते हैं, फसल निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं वहां से, हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं सर? लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा खत्म हो चुका है। हम लोग बड़े बड़े लच्छेदार भाषण सुनने के आदी हो गए हैं, हम जय भीम के नारों को बुलंद करने के आदी हो गए हैं, लेकिन जय भीम का जो उद्देश्य है अपने समाज को गुलामी से निकाल कर अपने समाज को आजादी की तरफ ले जाना, ये उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर का था, काशीराम साहब का था, फरीदी साहब का था, और इस देश के सबसे बड़े न्यायिक चंद्रशेखर आजाद साहब। ये सपना है हम लोगों का कि हम बहुजन समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को इस देश का शासक बनाए। लेकिन शासक बनने के लिए चिंतन करना होगा। शासक बनने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करना पड़ेगा। शासक बनने के लिए आपके अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा और जोर पैदा करना पड़ेगा। अपने घरों को सबके लिए खोल दीजिए, कोई तफरका ना रहे, कोई डिफरेंस हमारे बीच में ना रहे। अपने त्योहारों में जाइए, उनके त्योहारों में बुलाइए, आपस में गले मिलिए। जब ये इत्तेहाद कायम होगा, जब भाईचारा कायम होगा, उसके बाद ये निजाम बनेगा। जिनकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। हमने सामाजिक जड़ें अपने मजबूत खोखले कर दी। यही नतीजा है कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की संख्या ज्यादा होती है वहाँ भाजपा जीत जा रही है। झारखंड के 9 रिजर्व सीटें हैं, जो यहाँ पर दलित समाज के लोग बैठे हैं, चिंतन करें, मंथन करें। जो बुजुर्ग दलित समाज के बैठे हैं, जो अपनी जिंदगी दी थी बसपा में, बहुजन समाज के, उनको चिंतन करना चाहिए कि झारखंड में 9 रिजर्व सीटें हैं दलितों की। उन 9 रिजर्व सीटों पे कंटिन्यू पिछले 24 सालों से, मैं झारखंड की बात करूँ, सिर्फ 24 सालों से कंटिन्यू वहां पर भाजपा जीतते हुआ, क्या उसका अलायंस जीत रहा है? क्या कारण है? या जीतता तो उन्हें कांग्रेस जीत रही है, वो सेम पैटर्न पे काम करती है, क्या कारण है उसका? हमारे लोग क्यों नहीं जीत पाते? आप निर्दलीय क्यों नहीं जिताए कि अपने लोग, अपने समाज के लोग? कहीं ना कहीं हमारे अंदर बड़ी कमी है, उस कमी को दूर करने की जरूरत है।
आप संजीदा होइए, सिंसियर होइए, अपने घरों में लिखिए, अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाइए, नस्लों को सिखाइए कि हम इस देश के शासक थे। बहुजन समाज, दलित समाज देश का शासक रहा है, हम इस देश के शासक थे। इस शासक होने का जज्बा पैदा करिए अपने अंदर, जब आने वाले वक्त में आप चुनाव में जीत सके। अदरवाइज फिर चुनाव के वक्त में मुसलमानों को डराया जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस को वोट दे दो। बहुजन समाज को डराया जाएगा, मुसलमान यहाँ पर आकर हुकूमत पे आ जाएगा, वो हर दिन लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को यहाँ के लोग तो बहुत आपको जागरूक हैं। गढ़वा पलामू का जो जोन आपका है, यहाँ काशीराम साहब के कदम पड़े हैं, मुबारक कदम, तो आप जागरूक हैं यहाँ पर। लेकिन आप जाइए जमशेदपुर के इलाके में, आप जाइए हजारीबाग के इलाके में, आप जाइए कोडरमा गिरडी के इलाके में, वहाँ के दलित समाज जागरूक नहीं है, वहाँ का मुसलमान जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होती है जब लोग हमें गाली देते हैं, कि हमें बड़े ख्याल नहीं होता। सारी चीजें हमारे ऊपर होती है, तकलीफें भी किया, प्रचार भी किया जाता है, इसके बावजूद भी हमको पता है कि अगर हमने मेहनत किया तो हम कुछ ना कर पाए, मुमताज भाई ना बन पाएंगे, आने वाली नस्लें मिले बनेगी और शासक बनेंगे, देश के मंत्री बनेंगे। आप तो समझने की कोशिश तो करिए साहब। जय भीम के नारा बुलंद करने से आपके अंदर जागृति पैदा नहीं होगी, वो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जागृति पैदा उस वक्त होगी जब हम सींचना शुरू करेंगे अपने लोगों को। मैं आपको सीखने की बात कर रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट कहा करते थे, सलाम कहा करते थे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा लोगों को कैसे पकड़ा जाता है। लोगों को पकड़ने का, अपने करीब करने का हुनर सीखिए आप। जब हुनर सीख जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएंगे। भाजपा आज क्यों कामयाब है, और भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी। यही तो हुआ इस देश में। आपने देखा इंडिया अलायंस, लोगों ने कहा कि हमने संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस का समर्थन किया। इसके पहले संविधान बचाने के लिए इन लोगों ने जद्दोजहद की। संविधान इस देश में खत्म होने के हाशिए पे पहुंचा, किसने पहुंचाया था? संविधान को अगर इस देश में खत्म करने की आज तक कोशिश की गई, उसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है। 70 साल से वो हुकूमत में बैठे थे। और सवाल उन मुसलमानों का जिन लोगों ने संविधान बचाने के लिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि संविधान बचाने के लिए आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा 2009 में हाजी हुसैन अंसारी साहब खड़े थे, इधर अर्जुन मुंडा खड़े थे। इन लोगों ने सरकार बनाई थी, बनाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और भाजपा ने मिलकर 2009 में सरकार बनाई। मुमताज भाई यहाँ पर 14 से पहले सरकार बनाई यहाँ पर हम लोगों ने। किनका आप साथ दे रहे हैं? सीएम साहब जेल चले गए और सीएम साहब जेल से वापस आके बड़ा अभिमान महसूस कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आपको लोगों को बताना भी पड़ेगा ना कि आप जेल क्यों गए थे। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके आलमगीर आलम साहब जेल में क्यों है, आपके ऊपर ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं, जमशेदपुर के सरयू राय, पन्ना गुप्ता के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का। आपकी नस्लों को लूटा जा रहा है और आप अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत दर्दनाक होगा। सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मुसलमान को हथियार है। आज मुसलमान भाजपा में शामिल हो गया तो सारे लोग भाजपा को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। साथ में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। और जो मुसलमान बड़े गर्व से बात कहता है कि दलित समाज में बड़ी फूट है, आदिवासी में बड़ी फूट है, 32 जातियां अलग अलग है, 50 जातियां अलग है। आपके अंदर जातियां नहीं, आप भी तो अपने जातियों के नाम पर बटे हुए हैं, अपने अपने बिरादरी के नाम पर बटे हुए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, मैंने यहाँ देखा है। जो हमारा धर्म जो है, जो समानता की बात करता है, बौद्ध धर्म समानता की बात करता है, जैन धर्म समानता की बात करता है, सिख धर्म समानता की बात करता है, जो इस समाज को मानने वाले लोग हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर जातियां नहीं होनी चाहिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये निजाम हिंदू धर्म का निजाम है। ये निजाम ब्राह्मणों का निजाम है। हमारी आइडियोलॉजी किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी उन लोगों के विरोध में है जिन लोगों ने इस देश में गैर बराबरी पैदा की, जिन लोगों ने इस देश के दलित समाज को, पिछड़े आदिवासी समाज को इस देश में गुलाम बनाया। हमारी विचारधारा उनके विरोध में, हमारी विचारधारा उन सारे लोगों के समर्थन पे है जो इस देश के जो मजलूम तबके हैं उनको शासक बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब इस देश के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ और दावा भी करता हूँ। क्योंकि आपने अगर ये गौर किया हो कि मुस्लिम समाज उनके साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है। सज्जाद नूमानी साहब की 9 अक्टूबर की आप लोग ऐतिहासिक जो उनका एक वक्तव्य था, स्पीच का सुन लीजिए आप। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद साहब ने शुरू पे कायम रहे तो इस देश का 25 करोड़ मुसलमानों के साथ रहने को तैयार है। और इस देश में सिर्फ अगर दलित, मुसलमान, आदिवासी और पिछड़े मिल जाते हैं, पिछड़ों को मिलाने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन पिछड़ा समाज बहुत तेजी से जागृत हो रहा है। मैंने गुप्ता समाज के लोगों को, सैनी समाज के लोगों को, गुर्जर समाज के लोगों को, इन सारे समाज के लोगों को, जाट समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, इन सारे समाज के लोगों को जागृत होते हुए देखा है।
ये सारे समाज लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास लीडरशिप स्कैटर हो चुकी है, लीडरशिप बची नहीं है। वो सारी लीडरशिप आपको देख रही है, आजाद समाज पार्टी को देख रही है, भीम आर्मी को देख रही है। आपको अपने अंदर मिसाली कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा, ऐसा कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा ना कभी झुकेगा और न कभी उसके अंदर ये कभी भी सोच आएगी कि आप टिकने वाले। आप भीम आर्मी के लोगों को, आजाद समाज पार्टी के लोगों को आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते। आप यकीन करिए, मुझे, मेरी पूरी टीम को, जब हम वहां जाए काम कैसे, कई लोगों को, सैकड़ों लोग वहां से आए थे, भाजपा के लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की खरीदने के लिए, हर मुमकिन कोशिश की, वापस लौट जाओ, FIR हो जाएगा, जेल चले जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगा देंगे। लेकिन हमने कहा कि हमसे डरते हैं तो अल्लाह से डरने वाले कौन, हम किसी और से डरते नहीं। हमारे पास संविधान सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए। आप डर किससे रहे? मैं मुसलमानों से सवाल करता हूँ, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं 5 बार सजदा करते हैं, आप 5 बार अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बावजूद भी आप डर रहे कांग्रेस से, आप डर रहे समाजवादी पार्टी से, आप डर रहे जेएमएम से, डर रहे आरजेडी से, आप डर रहे विधायक से। बड़ी अफसोस की बात है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जो यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, ये सब लोगों से गुजारिश है कि घर से निकलिए। आने वाला 4 महीना जो है इसको संघर्ष में दे दीजिए, जद्दोजहद में लगा दीजिए। और आपने अगर, जैसे हमने वहां मेहनत की, अगर आपने मेहनत किया तो आपका अपना भाई, आपका बेटा, और मैं महिलाओं को बोलता हूँ, अगर महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं, जब हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में किया था तो हमने कहा था कि 25% यहाँ पर महिलाओं को होते हैं। अगर महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनका इस्तेमाल है। हमारे यहाँ तो चुनाव के लिए कोई पैसा देना नहीं है, सिर्फ आपको तन मन लगा देना, धन ऑटोमेटिक समाज दे देता है। और भीम आर्मी के लोग बड़े कैटराइज है, भीम आर्मी के लोग जहाँ लग जाते हैं कामयाबी कदम चुनती है। आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले 4 महीने में अपने विधायक को चुनना है, तकदीर अगर बनानी है, झारखंड की मुस्तकबिल लिखना है। और 24 साल गुजर गए, 24 साल, सोचिए आपकी सिल्वर जुबली होने वाली है, 24 साल गुजर गए। इन 24 सालों में झारखंड की स्थिति क्या है? अगर आपके अंदर ये दर्द नहीं है कि झारखंड के दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है, मुसलमान परेशान है, पिछड़े परेशान है, तो हम इंसान नहीं, हैवान है। अगर आपको रातों में नींद आ जाती है सोच करके हमारे लोग परेशान रहने दो, मेरा घर तो बढ़ रहा है, मैं तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो घर चल रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो चल जा रहा है। अगर आपके अंदर ये पीड़ा नहीं है और आपके अंदर ये जज्बा अगर नहीं है कि मेरा दलित भाई परेशान है, मेरी दलित बहनों की इज्जतें पामाल की जा रही है, हमारे दलित बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो रहा है। आपने देखा इस 2004 जून को, जब यहाँ पर 2024 में जब ये अलायंस बन गया, अलायंस बनने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब संविधान के लोगों ने शपथ ले ली, उसके बाद 16 मॉब लिंचिंग हुई। इन 16 मॉब लिंचिंग में 6 मॉब लिंचिंग दलितों का हुआ। मेरे पास एविडेंसेस है, और उसको दिखाया नहीं किया, दिखाया किसको क्या? मुसलमानों। उनके पास एजेंडा है, भाजपा दंगा नहीं गिराती है, भाजपा मॉब लिंचिंग करके खौफ पैदा करती है कि तुम्हें हमें वोट नहीं देना है, मत दो, लेकिन कांग्रेस को वोट दो। यही तो हो रहा है इस देश में। तो मुसलमानों के समर्थन में कौन खड़ा हुआ जो मॉब लिंचिंग हुआ? तो सिर्फ एक शख्स ने आवाज उठाई। मुझे मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी का शपथ दिखा दीजिए आप 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद और शपथ लेने के बाद जो 14 मॉब लिंचिंग मुसलमानों को हुई और 6 मॉब लिंचिंग दलितों को, किसने आवाज उठाई? सिर्फ चंद्रशेखर आजाद साहब ने आवाज उठाई। सारे लोग घूमे, इन सब लोगों से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा के डर से फिर कांग्रेस को वोट दीजिएगा, आरजेडी को वोट दीजिएगा, जेडीयू को वोट दीजिएगा, ये काम करके बैठे हैं। तो आप जब आप वोट देते हैं, मत अपना देते हैं, तो मत के मतलब होता है कि आपने गवाही दी है, आप गवाह बने एक चीज के। आप किसको चुन रहे हैं? जालिमों को चुन रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विराज खराब ने, बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव ने किताब लिखी है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। तो सारे लोग जो बैठे हैं, जो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता है, समाज के जागरूक लोग हैं, जिनके अंदर जो पीड़ा है समाज को, पढ़िए उस किताब। कांग्रेस आरएसएस की मां है, किताब लिखी उन्होंने, और किस तरह से कांग्रेस ने इस देश में आरएसएस को जन्म दिया और किस तरह से कांग्रेस ने इस देश में मनुवादी व्यवस्था को बैठाया। मुसलमान ये सोचता है कि 2002 में 2003 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, 2 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो मुसलमानों को ये लगा कि जो कांग्रेस है वो बड़ा हमदर्द है। कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उसने बताया कि मुसलमान दलितों से बदतर हो गए। बल्कि भाइयों और बहनों, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने अपने जो आका बैठे हैं उनको एक मैसेज दिया, तुम देखो 70 सालों में हमने इस देश में मुसलमानों क्या स्थिति बना के रखी है। इसको समझने की कोशिश करिए। आप हंगामा बर्पा मत करिए, अपने समाज को सींचने का काम करिए, समाज को मजबूत करने का काम करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बात का जो चुनाव होगा, हम इनकी नींदें उड़ाने वाले हैं। मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद का, कि भाई हम हमारे साथ गठबंधन को, हमारे साथ में आ जाओ।
मैंने कहा हमारा गठबंधन सिर्फ समाज के साथ नहीं होगा, हमारा गठबंधन आदिवासी समाज के साथ में होगा, आदिवासी महासभा के साथ में होगा, महतो समाज के साथ में होगा, दलित समाज के साथ में होगा, मुसलमानों के साथ में होगा, इमारत शरिया के साथ में होगा, शरिया के साथ में। हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे क्योंकि हमने सबको देख लिया। चोरों के साथ में खड़ा होना हमारा मकसद नहीं है, कभी भी हम एमएलए एमपी बनाना मकसद नहीं है हमारा मकसद ये है कि नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट और एजुकेटेड लोग जिनके अंदर दर्द है, जिनकी जमीन जिंदा है, उनको हम चुनकर भेजें सदन में ताकि आवाज बन पाए। आप गूंगे ना बने। 9 विधायक हैं ना हमारे दलित समाज के, 3 विधायक मुसलमान के, 2 मंत्री हैं, 1 साल मंत्री बनने वाले हैं और यहाँ पे ट्राइबल समाज के 28 लोग हैं। तो सब तो है आपके पास, उसके बावजूद क्यों नहीं यहाँ पर जुल्म का निजाम क्यों कायम है? क्यों लोग बोलते नहीं आपके दर्द पर? क्योंकि वो किसी पार्टी के गुलाम है, उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड तो मुक्त हो गया बिहार से, कौन सा मुक्ति मोर्चा आपका है साथ? कोई आइडियोलॉजी उनकी है? कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है इस देश में मनोवादी को निजाम कायम करना। कर रहे हैं कोशिश, भाजपा वही काम कर रही है। हमारा क्या करें? हमारी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। इस बात को संजय रविराज साहब ने कहा, मधुसूदन साहब ने कहा, जिनको अमर योगेश जी ने कहा, मुमताज साहब ने कहा, नागमणि साहब ने कहा, ये हमारी आइडियोलॉजी हमारी है कि इस देश के मजदूर तबकों को एक करना है, इस देश के मजदूर तबकों को इत्तेहाद कायम करना है, उनको जोड़ कायम करना है और इस देश में हमारे समाज को शासक करना है। आप सब इस चीज के लिए तैयार हैं? जज्बाती नारों से कुछ नहीं होगा भाई। अगर हमने समाज को सींचा तो आने वाले वक्त में, देखिए हम आपसे बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, हम बहुत कैटराइज होंगे, लेकिन आपको वादा करके मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमारा साथ दिया तो इस पूरे पलामू परमंडल में आने वाले वक्त में किसी दलित पर अत्याचार नहीं होगा। तो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। जिस वहां पर मेरे दोस्त यहाँ बैठे इतिहास भाई ने देखा है, जिस वहां पर जो सीओ था नगीना का, उस सीओ ने मुझे कहा था कि आतंकवादी दस्तावेज भेजिए। जब हमने मुसलमानों से अपील की थी उर्दू में, जब मैंने उसको फोन किया, उसने मुझसे माफी मांगी और हम उसे मिलना चाहते थे नगीना में, वो छुट्टी लेके भाग चुका था। ये शक्तियां बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। शिक्षित तो हमारे तो हो चुके हैं मोरलेस, लेकिन हम संगठित नहीं है। जब संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को पूजना बंद करिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानना शुरू करिए। बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानियां हैं समाज के लिए साहब। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महामानव है पूरी दुनिया के, उनको सम्मान दीजिए। उनका सम्मान ये है कि आने वाले समय में आपको एक विधायक चुन के जाए असेंबली में, जब वो खड़े होकर दहाड़ेगा तो आपकी आवाज बुलंद होगी, आपको महसूस होगा। तब चंद्रशेखर भाई ने, मुझे कई लोगों ने फोन किया नगीना से, चंद्रशेखर भाई ने जब कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद करूंगी, उनके खड़े होंगे। मुझे कई आलिमों ने फोन किया, दलित समाज के लोगों ने फोन किया, रविदास समाज के लोगों ने फोन किया, बहुत दुआएं दी हम कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम करके यहाँ चले गए। मैंने कहा साहब ये काम हमने नहीं किया, हमारी तो चंद्रशेखर आजाद साहब की कुर्बानियां हैं, उनके एहसानात हमारे ऊपर है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं होता तब खजाने बंद हो गई होती इस देश में। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ पा रहे हैं, खजाने बंद हो गए, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संविधान अगर जिंदा है तो जिंदा रहने की जरूरत है कि हम आप भी जिंदा हो। अगर हम मुर्दा हो जाएंगे, संविधान को खत्म कर देंगे।